चलिए, हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी। और आपको पता है कि हम 12th लेवल एनटीपीसी एग्ज़ाम का एनालिसिस कवर करा रहे हैं, जहां पर आपको हम मैथमेटिक्स का प्रश्न भी दिखा रहे हैं। और मैथ्स का प्रश्न विद्यार्थियों को पता है कि पूरे टोटल 30 प्रश्न आने वाले हैं, तो मैथ्स भी देख लीजिए आप लोग। और 40 आपका जीके जैसा आने वाला है। 99% आपको ऑथेंटिक सही जीके जेस का एनालिसिस कवर करा रहा हूँ। तो आप लोग एनालिसिस एनटीपीसी सीबीटी वन एग्जाम जीके करके आप हमारे चैनल के पृष्ठ में जाके वेट कर लीजिएगा। एक बार जाके देखो, हमने 7 अगस्त का पहला शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट पढ़ाया है और 8 अगस्त का पहला शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। मतलब आप सोचिएगा, अब 2 दिन एग्जाम चला है, 2 दिन का हमने 5 शिफ्ट कवर कराया जीके जेएस का। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उस तारीख के उस विद्यार्थी से पूछ सकते हैं जिसका शिफ्ट रहा होगा कि क्या इसी प्रकार प्रश्न आए थे, नहीं आए। चलिए, यकीन के साथ जाके पढ़ना मेरे प्यारे। और मैथ्स का जो लेवल है वो किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, कौन सा अध्याय के प्रश्न आ रहे हैं, आपको एनालिसिस कवर करा रहे हैं। इसके पहले भी हमने मैथ्स का वीडियो बनाया था, कम से कम बहुत लोगों ने उसको देखा, 200 से 300 लोगों ने देख चुका है और मेरे ख्याल से फायदेमंद है। चलिए, पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। प्रश्नों का पैटर्न समझिएगा। 22,938 में थोड़ा सा साउंड दिक्कत करेगा क्योंकि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, फिर भी पढ़ा रहा हूँ मैं। 22,938 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि योगफल 7 से पूर्णतः विभाज्य हो? देखिएगा, हमें विभाज्यता का नियम पूछ रहा है संख्या पत्ती का। और याद रखिएगा, 100% गारंटी साथ कह सकता हूँ, विभाज्यता का नियम का प्रश्न आएगा मतलब आएगा, वो किसी प्रकार का लिखना आएगा। तो यहाँ पर हमें जो प्रश्न पूछ, और याद रखें ये प्रश्न आपके एनालिसिस के हिसाब से ही कवर हो रहे हैं। तो हमने कहा कि 22,938 है, ठीक है। 22,938 है। तो यहाँ पर हम, अगर आपको पता होगा कि जब भी हम 7 का विभाज्यता का नियम लगाते हैं तो हम 3-3 का पेयर बनाते हैं। तो हमने कहा यहाँ इतना बनेगा पेयर। अगर हमने कहा इसको इससे घटाते हैं, देखिएगा आप 7 से भाग लगा के पता कर सकते हो। हमने कहा 938 हमारे पास 3-3 संख्याओं के एक समूह बन गया। उसी प्रकार 0-22 यहाँ घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ घटाएंगे तो हमारे पास 1 आने वाला, यहाँ घटाएंगे तो 9 आएगा। मतलब अंतर हमारे पास 9 से 16 आ रहा है। अगर दिया गया अंतर 0 हो या 7 से विभाज्य हो तो समझ जाना कि वो आपका 7 से विभाज्य होगा। हमने कहा ठीक है। याद रखिएगा किस प्रकार से कर रहा हूँ मैं। 9 16 आया है, 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, हमारे पास 2 बच गए, 7 तेरी 21 हो गया। अब बताओ, हमारे पास 6 बचा है। अगर मुझे 7 से भाग लगाना है, अगर यहाँ एक और ऐड हो जाता तो ये 7 हो जाता और 7 एकम 7 भाग चला जाता। मतलब हम दिए गए संख्या में 1 जोड़ सकते हैं तो वो संख्या 7 से पूरी भाज्य हो जाएगी। बताइएगा कैसा लगा कॉन्सेप्ट? सही है ना? हाँ, इस प्रकार से आपको हल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से विभाज्यता के नियम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबका नियम पढ़ लीजिएगा। 41 का नियम पढ़ लीजिएगा, 21 का नियम पढ़ लीजिएगा, 71 का नियम पढ़ लीजिएगा। विभाज्यता का नियम का प्रश्न आएगा मतलब आएगा। अगर आपको 41 का नहीं पता, 21 का नहीं पता, 71 का नहीं पता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। अगला प्रश्न को पढ़ रहे हैं, लास्ट तक बने रहें, आपको टॉप 10 प्रश्न दिखाएंगे जो आपकी भर्ती परीक्षा में अगर आपका सहयोग नहीं करेगा तो मुझे बोल दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे शरद। देखो, पहला प्रश्न हमें संख्या पद्धति का था, विभाज्यता के नियम का। अभी आया है समयकार का, पाइपलाइन का प्रश्न आ रहे हैं, रेलगाड़ी समय दूरी चाल के प्रश्न आ रहे हैं, प्रतिशत सबके प्रश्न आ रहे हैं। शरद अकेले किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकता है। हमने कहा शरद को ऐसे लेते हैं, शरद किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकता है। और वरद भी कर लेते, वरद उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। ये बताओ, एलसीएम लेते अगर आपको नहीं बनता है तो दोनों गुणा कर लीजिएगा। भाई 13 9 में 117 होता ना, अगर गुणा कर लो वही एलसीएम है। और जो एलसीएम होता है याद रखना वही टोटल कार होता है। हमने कहा अब क्षमता की बात, 13 का भाग 9 बार जाएगा, क्षमता निकल गई, 9 का भाग 13 बार जाएगा। तो इसका मतलब ये समझना, जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे समझ जाइएगा, तिरछा ही आपका क्या बन जाएगा? क्षमता बन जाएगा। तो हमें कह रहा है कि भाई शरद अकेले एक दिन में 9 काम करेगा, वरद अकेले एक दिन में 13 काम करेगा। हमें कहता है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन वरद ने काम पूरा होने से 11 दिन पहले काम छोड़ दिया। मतलब जो वरद है ना,
दोनों मिलकर काम कर रहे थे, शरद और वरद मिलकर काम करे, फिर क्या होता है, लास्ट अंतिम 11 दिन तक काम चला, उससे पहले छोड़ के भाग गया, तो लास्ट में ये बताओ 11 दिन अकेला कौन काम करेगा, सोच के बताओ भाई। लास्ट में 11 दिन अकेला काम कौन किया होगा, हमारे पास शरद किया होगा। हमने कहा शरद की क्षमता भाई 9 है, अगर 9 गुणा 11 करते हैं, 9 11 डबल 9 आएगा, ठीक है। इतना काम अकेला कौन किया है, आपका शरद किया है। अब ये बताओ 117 में जब डबल 9 कम करोगे तो शेष कार निकलेगा, ठीक है। अब शेष कार की बात करें, आप ये बताओ, यह हमारे पास, रुक जाइएगा, देखो 117 में जब हम डबल 9 घटाएंगे तो सिर्फ 18 बचेगा, देखो 18 ही बचेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास शेष 18 काम बचा है, वही बोल रहा है काम कितने दिन में पूरा हुआ, ये बताओ। 11 दिन काम चला तो 11 दिन में काम डबल 9 काम हुआ है, लास्ट अंतिम दिन, इसका मतलब शरद और वरद दोनों ने मिलकर काम किया होगा 18 काम को पहले। तो हमने कहा दोनों की क्षमता, हमने कहा इसकी क्षमता मेरे भाई 9 है, इसकी 30 है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये बताओ कितना बनेगा, बताओ 22 बनेगा। हमने कहा 22 से भाग लगा देते हैं, ये आधा 9 हो जाएगा, आधा 11 हो जाएगा, इतना दिन लगेगा, लगा है शुरुआत में। अब ये बताओ 9 सही 11 दिन, 9/11 दिन लग चुका है शुरुआत में 18 काम को पूरा करने में, और डबल 9 काम को करने पूरा लगा है 11 दिन। अब आप खुद सोचिए, यहाँ प्लस लगा देते हैं तो 11 सही 9/11 आपका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड 3rd मिल रहा है। बताइएगा समझे कि नहीं विद्यार्थियों। हाँ, इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, पेपर को हल करना पड़ेगा। और रही बात, आपको और बताता हूँ मैं, आप इसे ऑप्शन से भी छांट सकते थे। देखिएगा, देखो हमें बोल रहा है काम, पूरा काम आपको पता है 117 काम है, एलसीएम जो आएगा वही काम होता है, तो पूरा काम 117 का है, और अंतिम 11 दिन काम खत्म होने के 11 दिन पहले छोड़ के भाग गया, कौन, वरुद। तो भाई शरद अकेले काम करेगा, तो 11 दिन अकेला काम किया, 11 दिन तो ऐड होगा ना, तो यहाँ 10 वाला नहीं आएगा, यहाँ 9 वाला नहीं आएगा, यहाँ 12 वाला नहीं आएगा, सॉरी 12 आ सकता है, 12 आ सकता है, 10 नहीं आएगा। इस प्रकार से आप समझिए, ऑप्शन अपना 3rd राइट होगा, 9 वाला नहीं, 10 वाला नहीं, 11 या तो 12 वाला आएगा, लेकिन 11 फिक्स हो गया, ही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाँ, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम आ रहे हैं, और आपको बता दें इन प्रश्नों को कैसे बनाना है। देखिएगा, कुछ प्रश्नों को ऑप्शन से हल करना पड़ता है, कुछ पे पूरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, कुछ को ऑप्शन से हल हो जाता है। एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 70% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब जो उसको बनाने में लगा है उससे 70% ज़्यादा अंकित कर रहा है, और उसे X% की छूट पर बेचता है, तो उसे 53% का लाभ होता है। X का मान ज्ञात करो, और X से आपको क्या है, छूट है। देखिएगा, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आप बताएंगे, ऑप्शन का सहारा लेके हम हल करके बता सकते हैं, और बिना ऑप्शन के भी हम हल कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन की बात करें, देखिएगा पहले ऑप्शन से बता रहे, सीखिएगा। अगर 10% का छूट मिल रहा है, हमने कहा माना कि CP और अंकित मूल्य, हम याद रखें अंकित मूल्य मतलब ए मानते हैं, अगर 100 रुपया था उस वस्तु का लागत मूल्य, आपने 70% अधिक अंकित किया, ठीक है, 0 मतलब 10 रुपया, और मान लीजिए आप लोग 17 रुपया, ठीक है। अंकित मूल्य नहीं है, ये लागत मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, 1% कहानी हो चुकी है। नेक्स्ट, अगर हमने कहा 53% के लाभ पर बेचा, ये बताओ, हमेशा हमने बताया है लाभ हानि की दोस्ती हमेशा CP/SP रहेगी। अगर उस वस्तु का, देखो अगर उस वस्तु का, ऑप्शन से ले रहे हैं, माफ़ी चाहेंगे, ऑप्शन से लेना पड़ेगा, याद रखिए यहाँ पर 10:17 आया है। अब ऑप्शन से ले रहे हैं तो देखो X% की छूट पर बेचता, हमने कहा भाई अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है, अंकित मूल्य और SP अनुपात। अगर उस वस्तु पर 100 रुपये लिखा था तो आप 10% का छूट दे रहे हो, तो 53 का लाभ होनी चाहिए, हम ला के बताएंगे। 10 का छूट दे रहे हो तो 90 आएगा भाई, 0
अब यहाँ 10 रुपया 9 रुपया आया। अब पहले अनुपात आया था, वहाँ पर आपने देखा अंकित मूल 2 बार था। तो आपको पता है अनुपात का कॉन्सेप्ट, जो डाटा 2 बार आता है वो बीच बैठता है। अब ये बताओ, फर्स्ट में हमारे पास 10 रुपया आया था अंकित क्रय मूल, और 17 आया था। अगली बार ये 10 आया और अगली बार ये 9 आया था। ये तो आपने देखा होगा। इस प्रकार से रखा जाता है, और जो यहाँ बैठेगा उसको यहाँ बैठेगा, ही ना बताओ, है कि नहीं? चलिए, और जो यहाँ बैठेगा उसको यहाँ बैठेगा। अब यहाँ गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 100 बनेगा। यहाँ छोड़ दीजिएगा, 17 × 153 होता है। अब यहाँ देखना आप लोग, मैं आपको ऑप्शन से बताया हूँ, अगर सीपी मतलब देखो लाभ हानि हमें चाहिए 53%, अगर 53 नहीं मिलेगा तो हमने जो ऑप्शन लिया है वो गलत है, ठीक है। अगर जब सीपी मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना रुपये था? 100 रुपया। और आप एसपी मतलब क्या था? सेविंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य 153 पे आप बेच रहे हो, है कि नहीं? अब ये बताइए, 100 की वस्तु को 153 बेचोगे तो कितने का लाभ होगा भाई? 53 का। परसेंट सीपी कितना है? 100 रुपया है। परसेंट को 100 रखेंगे बगल में, 100 कट जाएगा, ओनली 53 बचेगा। हाँ, इसका मतलब 53 आपका लाभ प्रॉफिट हो पाया है, वो 10% छूट देने के बाद। ऐसे आप कर सकते। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर अगर हमने पहला ऑप्शन लिया होता तो हमें पहला दूसरा तीसरा चेक करते करते इतना वक्त लग जाएगा कि हम उत्तर बताने में असमर्थ हो जाएंगे। हाँ, तो देखिएगा, उसके लिए उपाय मेरे भाई, मैं बड़ी ईमानदारी से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप मुझसे जुड़ रहे हो। विश्वास करना, ऑथेंटिक 100% जानकारी सही दूंगा और इतना बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना, आपको कहोगे सर मजा आया। देखिएगा, अब हम कहते हैं ऑप्शन नहीं माना जाए, ऑप्शन भाई पहला करोगे चेक, दूसरा करोगे तीसरा, तब चौथा पाएगा माना जाए। अगर बाई चांस आपने चौथा चेक किया तो आंसर पाओगे, नहीं तो पछताओगे। हाँ, तो देखिएगा, पहला परसेंट दूसरा परसेंट, इन्हीं से काम तमाम करेंगे। हमने कहा उस बार देखिएगा, माना कि सीपी आपका और अंकित मूल्य 100 रुपया है और 70% अधिक अंकित किया है, ठीक है। अब ये बताओ लाभ कितने परसेंट हो रहा है? 53। हमने कहा 100 रुपये की वस्तु को जब आप 153 में बेचोगे तभी तो 53 का लाभ होगा। अब ये बताओ 100 की वस्तु को लाभ हानि हमेशा एसपी और सीपी पर देखा जाता है, तो 100 रुपये की वस्तु 153 में बेचोगे तभी तो कितने का लाभ होगा? 53 का लाभ होगा। अब हमें कह रहा है तो उस पर कितना छूट दिया गया है? हमने कहा ठीक है भाई, छूट 170 है। 170 में आप देखोगे यहाँ पर तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ 5 2 7 17, हाँ 17 का अंतर आएगा। तो आपने क्या मानिएगा आप लोग कि 170 लिखा था, 153 बेच रहे हो, तो 17 रुपये का आपने छूट दिया है। किस पर दिया है? 170 पर दिया है। और परसेंट चाहिए तो परसेंट 0 0, 17 एकम 17। आप ये बताओ यहाँ 0 हो जाएगा 10, इसका मतलब आप ये बताओ पैसा में 17 रुपया मानना पड़ेगा और परसेंट में 10% का छूट आएगा। समझिए ना प्यारे? हाँ, मेरे छोटे भाई बहन और मुझसे बड़े भी होंगे तो बस देखिएगा, सही सटीक जानकारी दूंगा। अगला प्रश्न, थोड़ा स्वास्थ्य खराब याद रखिएगा, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग समझने का प्रयास करना। आवाज़ अगर डिस्टर्ब करता होगा तो, एक आदमी को 18 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग निर्दिष्ट समय में तय करता है, मतलब देखो 387 किलोमीटर चलना पूरा और पूरा समय लेना 18 घंटा लेना है, पूरा समय 18 घंटा लेना है और इस दूरी का 2/3। मेरे ख्याल से यहाँ कुछ प्रश्न मिस्टेक हो रहा है, चलिए मैं इसको ठीक करते हैं। यहाँ पर प्रश्न मिस्टेक है, समय यहाँ देख रखा है 6/9 रहेगा, 9 समय में तय करता है। देखो इस दूरी का 2/3, दूरी का 2/3 6/9 समय में तय करता है, तो शेष दूरी बचे हुए समय में तय करने में उसकी चाल ज्ञात करना। कहने का मतलब ये है जो शेष दूरी बचा है, हमने कहा माना कि 2/3 चल चुका है, माना कि समय 6/9 लग चुका है, तो पूरा दूरी 3 किलोमीटर होता है अनुपात। देखो भिन्न मतलब होता है नीचे वाला टोटल, तो 3 में से 2 चल लिया, 1 बचा ना भाई, तो 387 किलोमीटर में से 1/3 निकालेंगे।
तो शेष होगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ 2 रखेंगे, 3 नम 27, मतलब 129 किलोमीटर हमारे पास पूरा पूरा बचा है अभी शेष। अब शेष समय में अब ये बताओ 9 घंटे में माना 6 घंटे हो गया, तो ये बताओ पूरा घंटा 18 का था, 18 में 3 घंटा बचा ना, हमने कहा 9 दूना 18, 3 दूना 6, तो हमारे पास जो समय बच का है 6 घंटा। इसका मतलब शेष दूरी 129, शेष समय 6 घंटे। अब यहाँ पर आपको इसी शेष समय और शेष दूरी को तय करने में चाल है वो पूछ रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, डी बैठ गया शेष वाला, टी बैठ गया शेष वाला। हमने कहा कि भाई 6 दूना 12 होता है, 2 बार भाग जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन पहला और आपका सेकंड का भी जिंदगी आंसर नहीं आएगा। हमने कहा ठीक है, अब देखो यहाँ 6 का भाग एक ही बार जाएगा ना, कि 6 दूना 12, हाँ, इसका मतलब 21.5 आपका राइट आंसर होगा। तो इतने से अगर आपका आंसर आ जाता है तो आपको आगे नहीं पढ़ना है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए, तो मैं आपको पिछला प्रश्न का 2 कॉन्सेप्ट बताया और इस प्रकार का प्रश्न ऐसे बताया जिस समय दूरी चाल का है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। हाँ, अब देखो अभी एक प्रकार का प्रश्न आपको आया था वहाँ पर, यहाँ पर प्रश्न फिर आ गया है। अब हमें यहाँ पर कह रहा है, देखिएगा इसको हम कैसे हल करके बताएंगे। एक निर्माता अपने बिक्री मूल्य को उत्पादन लागत से 30% अधिक अंकित करता है। मतलब माना कि उस वस्तु का बनावट में 100 रुपये लगा है, लेकिन उसको कितना अधिक अंकित कर रहा है, वो 130% अधिक, मतलब एक चीज़ करेगा यदि उत्पादन लागत क्षमता 30% बढ़ जाए। हमने कहा ठीक है, 0 0 कर लो भैया, इसका मतलब ये 10 रुपये हो जाएगा, ये 13 रुपये हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कर पाओगे। अब उत्पादन लागत, पहले उत्पादन लागत 100 रुपया था, अब 130 हो गया भैया, 30% बढ़ गया, तो बिक्री मूल्य भी बढ़ा दिया, 170 कर दो आप लोग, पहले 130 कर रहा था, है कि नहीं। अब पहले 100 रुपये की बनती थी तो 30 बढ़ा के बेच रहा था, अब उसका लागत मूल्य बढ़ गया तो विक्रय मूल्य बढ़ा दिया, 0 0, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ आपका 17 हो जाएगा। अब ये बताओ गुणा भाग करोगे तो कितना आंसर आएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ आपस में गुणा करें, यहाँ आपस में गुणा करें, देखिएगा 130 बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 221 बन जाएगा, मेरे ख्याल से आप गुणा कर पाओगे। तो देखो पहले आपको लाभ हो रहा था 100, देखो पहले 130 रुपये काम बन रहा था, अब हमारे पास आ गया 221 आ गया, ठीक है, 21 आएगा। तो ये बताओ लाभ परसेंट क्या होगा मेरे भाई, यहाँ देखोगे आप लोग तो यहाँ 91 रुपये का लाभ हो रहा है भाई, किस पर, 130 पर लाभ हो रहा है, परसेंट चाहिए 100 रख लीजिएगा भाई, 0 0, 13 सत्ते 91 होता, ये आपका 0 लग जाएगा। इसका मतलब 70% आपका राइट आंसर होगा, तो 70% का लाभ होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके लिए मेहनत कर पा रहा हूँ और आपको सही जानकारी दे पा रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। अगले प्रश्न आपके समक्ष है, 6वां प्रश्न हम आपको टॉप 10 पर दिखा रहे हैं। इसके पहले भी हमने मैथमेटिक्स का एनालिसिस आपको बता चुके हैं। 7 अगस्त का पहला शिफ्ट, 3rd शिफ्ट हमने कवर कराया है, 8 अगस्त का पहला शिफ्ट, 2nd शिफ्ट और 3rd शिफ्ट जीके जिस कवर कराया है, और मैथमेटिक्स का एनालिसिस कवर करा रहे हैं। और देखो मैथमेटिक्स का प्रश्न सिस्टमेटिक नहीं मिल पाते हैं, लेकिन विद्यार्थियों का कहना कि इस टॉपिक से इस अध्याय कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो हम उन प्रश्नों को उठा के आपको बता रहे हैं। बाकी जीके जीएस का 99% ऑथेंटिक और रियल आपको एनालिसिस कवर करा रहा हूँ। आप एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम पे जाके देख लीजिएगा। अगर नहीं होता क्रॉस वेरीफाई तो कहना सर गलत है, गलत चीज़ बता रहे हो, मत पढ़ाओ मैथ्स का और रीजनिंग का जीके जीएस का। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग का हम 16-17 टॉपिक पढ़ा चुके हैं जो एग्जाम फंस रहे हैं। देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे कहाँ मिलेगा भाई, उससे बाहर का रीजनिंग नहीं आ रहा है। चलिए 2200 पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। इतना इजी याद रखिएगा, आपको बता देते हैं। देखो थोड़ा रुक जाइएगा 1 मिनट, माफ़ी चाहूँगा विद्यार्थियों,
बीच में कॉल आ गया था। चलिए बट आप लोग प्रयास कीजिएगा। देखिएगा अगर आपको ब्याज पूछ रहा है तो आपको बता दें फॉर्मूला नहीं रखना है। हमने कहा R गुणा T। देखो आपको पता है 1 साल का ब्याज 5%, हमें 2 साल का चाहिए, गुणा कर देंगे। क्या है कितना परसेंट ब्याज बनेगा? 10% बनेगा। अब 10% ब्याज बनेगा तो ये बताओ 10% क्या होता है भाई? 10% होता है। हमने कहा 10 बटा बन जाएगा ये 100, मान लीजिए आप लोग, ठीक है। अब आपको बताना है, देखो नीचे वाला P होता है भाई, परसेंट में ब्याज आया 10%, आंसर भी 10% गुणज होगा। तो यहाँ गुणज की कहानी है नहीं है, सबके सब गुणज हैं तो कटेगा नहीं, है ना। तो हमने कहा परसेंट मतलब 10 बटा 100, नीचे वाला P होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है मेरे भाई। अब हमने कहा जब P कितना है 2000 रुपया, अब यहाँ 100 के बराबर रखेंगे 2000 ना 22,000, सॉरी 2200, माफ़ी चाह रहा हूँ, 2200 रुपये, और 2200 रुपये रख दिए। ये बताओ कितना गुना हो रहा है? ये कितना गुना बताओ? यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 2200 हो रहा है, गुणा गुणा गुणा, ओनली आप मान लीजिएगा गुणा 22 हो रहा है, मतलब 100 गुणा 22 करने पर आपको 2200 रुपये मिलेगा। तो यहाँ भी हम गुणा कर देते हैं 22 का, तो बनेगा मेरे भाई 220 रुपया। बस इतना करना था, ऑप्शन अपने पास फर्स्ट था। तो SI के लिए R गुणा T, बस जो भी आंसर आएगा, जैसे 20% आता तो 20 बटा 100 बनता भाई, नीचे वाला P होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है SI देता तो हमें SI के बराबर पैसा रख देते, P निकल जाता। P दिया है तो P के बराबर रखे, SI निकाल दिए, समझे ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात फिर आपके समक्ष है और आप देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, और उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को समझ पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट टॉप 10 प्रश्न दिखा रहे हैं, देखिएगा लास्ट तक। अगर आपको लगता है कि सर जी बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अगर इन अध्याय के प्रश्न नहीं आ रहा तो भी बोलिएगा। एक संख्या को 57.1/2% बढ़ाने पर वह 378 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिएगा। हमने कहा ठीक है भाई, अगर संख्या, इसको ठीक करते हैं पहले भाई। हमने कहा 2 सत्ते 14, ठीक है, 5 दूना 10 और 11 हो जाएगा। एक, हाँ अब गुणा कर इतना, एक जोड़ेंगे ना तो 115/2% बनेगा। इस भिन्नात्मक का मान 115/2 बना। अब परसेंट के नीचे 100 लगा दीजिएगा तो 115/200 आएगा। बढ़ाने पर माना कि पहले संख्या, देखो हमेशा परसेंट को समझना सीखो, भिन्नों को समझना सीखो, अनुपातों को समझना सीखो। जो अनुपात जो भिन्न दिया है, माना कि पहले 200 था, 115 बढ़ा देते हैं तो ये बनेगा 315, सुन लीजिएगा, ठीक है, बस हो गया। अब देखो माना कि संख्या 315 हो गई बढ़कर, पहले कितनी थी? 200 थी। हमें पूछ रहा है वह संख्या मतलब 200 का मान पूछ रहा है। हमने कहा 315 हो जाती, 378 कर देते हैं, मानना पड़ेगा। 315 हो गई, रियलिंग कितने हो गए? 378 अनुपात के बराबर है। हमने कहा अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं, है कि नहीं, क्या करेंगे? पहाड़ा पढ़ेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य खराब विद्यार्थियों तो कंटिन्यू नहीं बन पाता हूँ, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ी फिर पढ़ाने प्रयास कर रहा हूँ। तो बच्चों का पेपर कल से चालू होने वाला है फिर से। 7 अगस्त को हुआ, 8 अगस्त को हुआ, 9-10 गैप था त्यौहार के चक्कर में, और 11, 12, 13, 14 रहेगा, फिर 15 फिर गैप रहेगा। तो हम प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए। चलिए जिस प्रकार समझ पाए आप लोग, हमने कहा 5 से भाग लगाए, 5 के 20 होगा, 40 हो जाएगा ना। फिर 5 का 30, 1 बच रहा, 5 तेरी 15। अब देखो हमारे पास जहाँ अब कटने की चांस और भी है कि नहीं। हमने कहा ऊपर नीचे काट दिए। अब देखो 9 7 63 जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, 1 बचेगा, 9 दूना 18 हो जाएगा ना, होगा बताओ। और 7 छिंग 42 हो जाएगा, 6 बार कटा है, यहाँ पर भी 6 से गुणा कर दो, 4 छिंग 24 और 0 का 0 लगा दो। x का मान हमारे पास वह संख्या 240 आ चुकी है, बताइएगा। ऐसे आप कर पाओगे ना? हाँ जरूर कर पाओगे, आपके अंदर क्षमता है, आप बना पाओगे भाई। स्वास्थ्य खराब हो चाहे कुछ भी खराब हो, या समस्या टेंशन हो, मेहनत कर रहा मेरे भाई, मेहनत के फल हमें आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है, और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है
तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको हर समय प्रयास करूँगा कि आपको 100% ऑथेंटिक जानकारी देकर पढ़ाता रहूँ। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा। अब हमें औसत का प्रश्न पूछ रहा है और आएगा, गांठ बांध के रख लो, औसत का प्रश्न आएगा, आएगा भाई आएगा। चलिए किस लेवल का प्रश्न है आप देख पा रहे होंगे। अगर औसत का प्रश्न नहीं आ रहा इस प्रकार का जरूर बोल दीजिएगा। सचिन ने 7 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत, विषयों में से और अंग्रेजी को छोड़कर, कहने का मतलब ये है कि 7 विषय हैं उनका औसत अंक 76 है, अंग्रेजी को छोड़कर 6 विषय तो एक छोड़ दिए 70 है। अब हमें कुछ नहीं करना है, देखो कॉन्सेप्ट कहता है इसका हल करने का। ये बताओ कितना ज़्यादा है मेरे भाई, 6 ज़्यादा है, ठीक है। हमें कह रहा है अंग्रेजी को छोड़कर, मतलब 7 विषय थे, अंग्रेजी भी शामिल था, अंग्रेजी छोड़ दिए, तो अब अंग्रेजी में कितने अंक मिले ये पूछ रहा है। तो इस प्रकार 7 विषयों का 76 है, अंग्रेजी छोड़े तो 6 बचे, तो 70 हो गए उनका औसत। अब ये बताओ हमने कहा +6 या -6 कह दो आप, -6 कम हो गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले देखिएगा, ये देखो जो 70 लिखा यहाँ ध्यान दो, देखो अब हम गुणा करेंगे ऊपर, देखो कम ज़्यादा की कहानी देखिए, कम हो रहा है, ठीक है। तो हमने कहा 7 लोगों में कम होगा, फिर सब में भाई देखो समझने का प्रयास करना, थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ आपको बताने का। मैं 76 था पहले और थे 7 विषय, तो अब सब में कितना कम हो गया, -6 कम हो गया ना। देखो 70 हो गया 6 बचे वाले में, तो जो गया है ना वो 7 के यहाँ से 7 6 ले गया, हमने कहा 7×42, तो वो जाने वाला 70 भी लेकर गया है, याद रखिएगा। इस प्रकार से 42 × 70 जोड़ दीजिएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 और 0 यहाँ 7 4 11 हो जाएगा। इसका मतलब 111 बार आपका राइट आंसर होगा। कुछ नहीं करना, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। 7 विषयों का 76 था, 6 का 70 रहेगा, यहाँ आप गैप देखेंगे 6 का आएगा, इसका गुणा यहाँ कीजिएगा 7×42 आएगा, इसको यहाँ जोड़ दीजिएगा, बस 112 आपको उत्तर मिल जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हो बेसिक टू एडवांस, तो आप हमारे साथ ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास भी हम संचालित करते हैं। अगर आप हमारे आसपास रहते हैं कहीं भी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिखा रहे हैं। चलिए हाँ, नावधारा का प्रश्न भी आ रहा है। क्या आपकी शिफ्ट में आया था, या जो जिनका एग्ज़ाम रह गया याद रखें, 11 वाले, 12 वाले, 13 वाले, 14 वाले ज़रूर देख के जाइएगा, वरना तुम्हें पछताना पड़ सकता है। अगर इन अध्यायों का कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे तो बेहतर प्रयास कर पाओगे। चलिए, 1 घंटे में एक नाव की धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब होता है जहाँ धारा चल रही है वही नाव चल रही है, उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम कि अप स्ट्रीम, डाउन बोलते हैं ना। तो इसकी चाल कितना है, 40 km/h। विपरीत मतलब धारा कहीं और आपकी नाव कहीं, इसे अप स्ट्रीम कहते हैं। तो इसकी चाल 36 km/h है। अब चाल दे के रखा है, चाल कई बार दूरी देता है, समय देता है, चाल निकालना पड़ता है। दूरी समय देगा, चाल निकालेंगे, तो चाल से धारा की चाल ज्ञात करो। आपको बता दूं, जब भी धारा के विपरीत या धारा की दिशा में और धारा के विपरीत मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों चाल एक ही प्रश्न में दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि बोट की चाल पूछ रहा है या स्ट्रीम की चाल, नाव की चाल, धारा की चाल। देखिएगा, अगर आपको धारा की चाल पूछ रहा है, d + u/2, d - u/2, सुन लीजिएगा, एक ही प्रश्न में 2 कॉन्सेप्ट। नाव की चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, अगर धारा की चाल पूछा दोनों को घटाना पड़ेगा। तो हमने कहा 40 - 36/2, यहाँ 10 ही बचेगा। अब 10 का भाग 2 से लगाओगे तो 2 पंजे 5 ही आएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। समझे कि नहीं मेरे प्यारे? नाव की चाल पूछेगा जोड़ के 2 से भाग लगाना, और धारा की चाल पूछेगा तो घटा के 2 से भाग लगाना। और मैं मैथमेटिक्स का स्नातक, याद रखें, स्नातक लेवल के प्रश्नों के माध्यम से पूरा क्लास अटेंड करवाया है, और मैं
12th लेवल के लिए, और साथ में आपको पता है NTPC ग्रुप डी RF कांस्टेबल वैकेंसी फिर आने वाली सभी के लिए लाभकारी क्लास चल रही है। और आप 12th लेवल की तैयारी के लिए मैं पढ़ा रहा था तो मैंने पढ़ाया है और वहाँ पर आपको स्नातक के प्रश्न पत्र हल करवाया है। और आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडार की प्लेलिस्ट में आपको मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट वाइज, रीजनिंग का टॉपिक वाइज और GK GS का कॉन्सेप्ट बाय डे बाय आप हमें पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और चलिए अगला प्रश्न की बात बताइएगा, कितना इजी था ना। हाँ, ऐसे आपको बनाना है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप सोचते रह जाओगे करना क्या है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष है। देखिए अनुष्का, अगर इस लेवल के प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप जरूर कहना मेरे से कि सर इस प्रकार प्रश्न नहीं आ रहे हैं, इन अध्याय के प्रश्न नहीं आ रहे हैं, समयकार का प्रश्न नहीं आ रहा है, पाइप टैंकी का प्रश्न नहीं आ रहा है, समय दूरी चाल का प्रश्न नहीं आ रहा है, रेलगाड़ी का प्रश्न नहीं आ रहा है, आप कुछ भी पढ़ाते रहते हो तो जरूर बोलना मेरे भाई। अनुष्का घर से 5 किलोमीटर दूर स्थित अपने ऑफिस तक पैदल जाती है। सुनिएगा, वह सुबह 1 घंटे में तय करती है, जबकि शाम को लौटते समय उसे दूरी तय करने में 15 मिनट अधिक लगता है। दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। हाँ, इसके पहले पार्ट में भी हमने औसत का प्रश्न कवर कराया था। देखो औसत का प्रश्न, अगर आपको औसत चाल निकालना है, देखो दूरी समान, सुन लीजिएगा, दूरी समान है और 2 चालें हों, सुन लीजिए, दूरी समान हो 2 चालें हो तो क्या करना, सुन लीजिएगा, 2xy अपॉन x प्लस जेड, अपने आप स्पीड निकलेगा। x मतलब पहली चाल, y मतलब दूसरी चाल, दोनों चालों गुणा करो, 2 गुना करो, दोनों चालों को जोड़ो, भाग लगा, उत्तर आएगा। देखिएगा हमने कहा भाई 1 घंटे में तय करती, मतलब दूरी अपॉन समय तो आएगा 5 किलोमीटर पर आवर, ये तो ठीक है ना। हाँ, अब देखो नेक्स्ट चाल वापसी वाला, जाते समय 5 की चाल से जाती है, आते समय वही दूरी को वो तय करने में देखो 1 घंटा प्लस 15 मिनट लगाती है, तो 15 मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे में। 15 का 15, 15 चौके 60, तो 4 एकम 4 एक 5, मतलब 5 ऊपर 4 चला जाएगा। बच्चों को 20/5 आएगा ना, आएगा बताओ, आया 20/5, कोई तकलीफ ना। देखो आप समझ गए होंगे, जाते समय 5 की चाल से जाती है क्योंकि 1 घंटा में 5 किलोमीटर चलती, आते समय 15 मिनट ज़्यादा लगता है, तो हमने 15 को कन्वर्ट कर घंटे में कन्वर्ट किया तो 60 से भाग लगाना पड़ेगा। तो भैया 15 का 15, 15 चौके 60, 4 एकम 4 एक 5, 5/4 आया। अब हम नीचे भाई चाल निकाल रहे हैं ना, तो दूरी बटा समय, दूरी 5 है, जो आया है चाल वो आया है 5/4, तो 5 नीचे रहेगा, 4 5 चौके 20, जब 5 से 5 कैंसिल कर दो ओनली 4 बचेगा, तो 4 किलोमीटर पर आवर। आप समझ गए होंगे। तो देखो 2 इंटू पहली चाल दूसरी चाल, दोनों चालों का योग, कोई तकलीफ ना। अब आप देख पा रहे होंगे हमारे पास नीचे क्या आने वाला, 9 आने वाला है, तो जहाँ पर 9 नहीं वो आपका आंसर होगा नहीं। हमने कहा ठीक है चलो गुणा कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत, 4 पंचे 20 और 20 40, तो 40/9 आपका राइट आंसर हुआ। अगर हम नहीं उत्तर ला पा रहे हैं तो आप हमें ज़रूर कहिएगा सर आपको पढ़ाते नहीं बनता और पढ़ाने बैठ जाते हो ना। मेरे भाई हम मेहनत करते हैं, हम ऑफलाइन क्लास में लगाते हैं, पता ना ऑफलाइन क्लास में फेस टू फेस बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड क्लास में आप बिल्कुल मन से तैयार हो के आगे बैठ। भाई कोई भी चीज़ पढ़ाना हो पहले तैयार करना पड़ता है, डाटा क्या देना है, उसके लाभकारी है या नहीं, तो हम जानकारी खोजते हैं, निकालते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, उसके बाद आपको देते हैं। और GK GS की बात करूँ मैं, आपको एनालिसिस चल रहा है 99% ऑथेंटिक शिफ्ट बाय डे बाय चल रहा है। एक बार जाके देखना, और उस दिन अगर आपका नहीं था, आपका सहपाठी का था, तो आप पूछ के क्रॉस वेरीफाई करना क्या इसी प्रकार प्रश्न आए थे, उसके बाद कहना कि सर आप बेवकूफ़ी करते हो या सही पढ़ाते हो। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मैं स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चों का पेपर बर्बाद ना हो। मुझसे जितने भी देख रहे 5, 10, 15, 20, 200, 300 लोग जितनी भी देखो तो कम से कम। चलिए अच्छा लगा वीडियो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना भूलें। वीडियो कैसा लग रहा है, हौसला बढ़ाओगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और आपके लिए मेहनत करूंगा और मैं GK GS का एनालिसिस आप कवर कराता रहूँगा। चलिए थैंक फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप पढ़ते रहें, टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।